Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो है विलयन की सांद्रण, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रण क्या है या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, विलयन का सांद्रण क्या होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो है आपका सांद्रण। सांद्रण का अर्थ क्या होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सांद्रण का अर्थ क्या होता है, अगर आप हिंदी में इसको देखेंगे तो किसी चीज़ का गाढ़ा होना वह जो है सांद्र कहलाता है, और किसी चीज़ का पतला होना वह जो है तनु कहलाता है। किसी चीज़ का नहीं, किसी विलयन का बहुत गाढ़ा होना या किसी विलयन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत सघन होना, बहुत ज़्यादा होना, वह सांद्रण कहलाता है। और किसी विलयन में सॉल्यूट की मात्रा कम होना, तो जब सॉल्यूट की मात्रा कम होगी तो विलयन पतला होगा और इसलिए उसको तनु विलयन कहते हैं, है ना। और जब विलयन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की प्रधानता होती है, तो वह विलयन क्या होता है, गाढ़ा होता है, और उसको हम लोग हिंदी में सांद्रण कहते हैं। ठीक है, तो विलयन की सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, आपने सांद्रण का अर्थ समझ गया, विलयन का सांद्रण क्या होता है यह भी समझ गया कि किसी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वह क्या कहलाएगी, एक सांद्र विलयन कहलाएगी, एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहलाएगी। और अगर उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है तो वह विलयन क्या कहलाएगा, अगर किसी भी चीज़ के सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा कम मात्रा में है तो वह तनु विलयन कहलाएगा, है ना। तनु का मतलब पतला होता है। तो किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा, किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। अब इकाई मात्रा विलयन में जितना भी विलेय की मात्रा मौजूद होगी वह उस विलयन का क्या कहलाएगा, सांद्रण कहलाएगा। किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में, अगर किसी भी सॉल्यूशन के इकाई मात्रा को उठाते हैं तो किसी सॉल्यूशन के इकाई मात्रा को जब हम लेते हैं तो उसमें जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है ना, उसको देखेंगे, सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को। तो किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, उसमें जो इकाई मात्रा में मौजूद जो सॉल्यूट की मात्रा है या जो विलेय की मात्रा है उसको क्या बोलेंगे, विलयन का सांद्रण कहेंगे। अब अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, उसमें अगर चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया तो वह विलयन गाढ़ा हो जाएगा, और उस विलयन के इकाई मात्रा को हम कहीं से भी उठाएंगे तो उसमें क्या होगी, उस विलायक में मौजूद विलेय की मात्रा अर्थात उस सॉल्वेंट में मौजूद सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और अगर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो वह विलयन क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। और उसमें अगर उस विलयन में अगर विलेय की मात्रा या किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा कम है तो वह विलयन क्या कहलाएगी, तनु विलयन कहलाएगी। तो यही जो है आपका परिभाषा है, किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो है आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, जिस विलयन में विलेय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहते हैं। ये भी आप समझ, अभी हम साथ ही जो है सांद्रण और तनु, सांद्र विलयन क्या है और तनु विलयन क्या है, दोनों को एक ही साथ समझ रहे हैं। जिस विलयन में विलेय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन या इसको क्या बोलते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन या डिल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अगर विलयन सांद्र है तो वह क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, और अगर विलयन तनु है तो वो क्या कहलाएगा, डिल्यूट सॉल्यूशन। डिल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, और जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर एक कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, एक सांद्र विलयन है, तो उस विलयन के किसी भी मात्रा को कहीं से भी हम उठाएंगे तो उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी। और अगर एक तनु विलयन है तो उस तनु विलयन के किसी भी इकाई मात्रा को भी हम कहीं से भी उठाएंगे तो उस मात्रा में भी विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी। विलेय की मात्रा कम है इसलिए वह एक तनु सॉल्यूशन है, और विलेय की मात्रा ज़्यादा है इसलिए कोई विलयन जो है एक सांद्र विलयन है। ठीक है, तो जिस विलयन में विलेय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन या डिल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जितने भी तनु विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। असंतृप्त अर्थात अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि किसी सॉल्वेंट में अभी और भी सॉल्यूट को
घुलाने की क्षमता थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसमें सॉल्यूट की मात्रा को कम कर दिया। जैसे मान लीजिए कि 250 ग्राम पानी है, उसमें 5 चम्मच चीनी घुल सकता है, लेकिन आपने उसमें कितना दिया, 2 चम्मच या 3 चम्मच ही दिया। बाकी अभी उस सॉल्वेंट की अभी और कैपेसिटी है कि वह और भी सॉल्यूट को घुला सकता है, लेकिन आपने 2 चम्मच देके ही छोड़ दिया, तो वह सॉल्यूशन जो है, वह सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, वह आपका तनु विलयन हो गया। और तनु विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन हो गया, है ना। तो सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। दुनिया में जितने भी तनु विलयन होंगे वो क्या होंगे, असंतृप्त विलयन होंगे, अर्थात अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे। अब असंतृप्त विलयन का परिभाषा भी देख लीजिए। असंतृप्त विलयन वह घोल होता है जिसमें किसी निश्चित ताप पर, है ना, विलेय की मात्रा उस ताप पर विलायक में घुल सकने वाली अधिकतम मात्रा से कम होती है। जितनी घुलने की क्षमता थी वह अधिकतम मात्रा से अभी वह कम ही है, तो वैसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा, है ना, जिससे कि और अधिक विलेय को उसमें घोला जा सकता है। अब जितना भी उस सॉल्वेंट की घुलाने की क्षमता थी उससे अभी कम ही सॉल्यूट जो है उसमें मिला है, इसलिए अभी उसकी क्षमता और भी ज़्यादा घुलाने की है। तो जब ऐसा सॉल्यूशन मिले कि जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अभी और डाली जा सकती है, वैसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड अर्थात असंतृप्त विलयन कहलाएगा। तो क्या बोला कि जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे वह सभी क्या होंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे। जितने भी तनु विलयन होंगे वो क्या होंगे, असंतृप्त विलयन होंगे या होते हैं। तो जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है, तनु का मतलब हिंदी में पतला होता है, तो जो विलयन जितना ही अधिक पतला होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। विलयन का तनु होने का मतलब ही है कि अभी उस विलयन में और भी विलायक को घुलाने की क्षमता थी, लेकिन आपने उतना उसमें दिया नहीं, इसलिए वह असंतृप्त रह गया, अर्थात वह विलयन अनसैचुरेटेड रह गया। अगर आप उसमें और भी सॉल्यूट की मात्रा डालेंगे तो वह उसमें और घुलेगा और जो है वह संतृप्त की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है, मतलब जितना ही अधिक पतला होता है, वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है, अर्थात उस विलयन में अभी और भी ज़्यादा क्षमता है किसी भी सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करने की, अर्थात अपने में घुलाने की। चलिए, अब तो यहाँ पर ये विलयन की सांद्रता खत्म हो गई। अगला टॉपिक है आपका परिक्षेपण अर्थात डिस्पर्सन। परिक्षेपण का अर्थ होता है चितरना। अगर आप हिंदी में देखिएगा तो यह होता है चितरना। ठीक है, तो यह जो है डिस्पर्सन क्या है, अब इसमें देखेंगे, इसमें दो आपका जो है समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब किसी पदार्थ के कण में क्या क्या आता है, कण में अणु भी आ जाएगा अर्थात मॉलिक्यूल, परमाणु भी आ जाएगा, एटम भी, और आयन भी आता है। ठीक है ना। तो जब किसी पदार्थ के कण अर्थात अणु हो, परमाणु हो या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द, है ना, इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, परिक्षेपण। यह क्रिया जो है परिक्षेपण कहलाती है ना। जब किसी पदार्थ के कण में अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, यह दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं। मतलब कि दूसरे पदार्थ का अर्थ क्या हुआ कि जो परिक्षेपण वाला फेज होगा, इसमें क्या होगा, किसी पदार्थ का जो कण है, अणु है, परमाणु है या आयन है, यह दूसरे पदार्थ के कण के इर्द गिर्द छितरा दिए जाएंगे, अर्थात इर्द गिर्द फैला दिए जाएंगे। तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाएगी, परिक्षेपण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ अर्थात डिस्पर्स्ड सब्सटेंस और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम अर्थात डिस्पर्सन मीडियम, है ना, कहा जाता है। अब यहाँ पर परिक्षेपित पदार्थ जो डिस्पर्स्ड सब्सटेंस है और दूसरा जो परिक्षेपण माध्यम अर्थात डिस्पर्सन मीडियम है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ जो जिक्र किया परिक्षेपण की परिभाषा में कि जब किसी पदार्थ के कण, अणु, परमाणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द बिखेर दिए जाते हैं, तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। यहाँ जो एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ की बात कर रही है, इसी के संदर्भ में यहाँ पर आया कि पहले पदार्थ को क्या बोलेंगे, परिक्षेपित पदार्थ, और दूसरे को क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम अर्थात डिस्पर्स्ड सब्सटेंस और डिस्पर्सन मीडियम, है ना। मतलब कि परिक्षेपण पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द बिखरा देने का या छितरा देने का जो बात कर रहा है, तो दूसरा पदार्थ क्या कहलाएगा, परिक्षेपण माध्यम, जिसमें कि वह कण जो है बिखेर दिया जा रहा है, और पहला माध्यम क्या होगा, वह परिक्षेपित पदार्थ अर्थात डिस्पर्स्ड सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परिक्षेपित पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम में क्या होगा, जो आपका अणु, परमाणु या आयन है ना,
वह किसी पदार्थ का जो कण है, अणु परमाणु आयन है, वह दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द बिखरा दिए जाते हैं या छितरा दिए जाते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? परिक्षेपण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, परिक्षेपण के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। अब जो परिक्षेपण है, इसके परिक्षेपण के आधार पर क्या है? दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब दो पदार्थों का जो निर्माण होता है, इसमें आप देखिए कौन कौन से दो पदार्थ हैं जो परिक्षेपण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। परिक्षेपण का मतलब तो आपने समझ लिया कि एक माध्यम में दूसरे पदार्थ के कणों को जो है चारों तरफ बिखेर देना, यह परिक्षेपण कहलाता है, या यहाँ पर जो है हिंदी में छितरा देना बोलते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि बिखरा देना। एक माध्यम है, उसमें दूसरे पदार्थों के कणों को क्या किया गया? बिखरा दिया गया है, तो यह क्या कहलाता है? परिक्षेपण कहलाता है ना, या परिक्षेपण पदार्थ कहलाता है। तो परिक्षेपण के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। परिक्षेपण के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। सबसे पहले जो एक बात यहाँ पर जानना है कि परिक्षेपण में क्या होगा? एक डिस्पर्स मीडियम होगा और एक क्या होगा? डिस्पर्स सब्सटेंस होगा। डिस्पर्स सब्सटेंस वह होगा जिसके अणु डिस्पर्स मीडियम में, अर्थात उस माध्यम में चारों तरफ बिखेर दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है पानी का, और पानी सॉल्वेंट है और इसमें किसी सॉल्यूट को डाल दिया जाए, तो एक चीज जो है, पानी जो है वो डिस्पर्स मीडियम बनेगा, और जो चीनी है वह क्या होगा? डिस्पर्स सब्सटेंस बनेगा। तो एक डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स सब्सटेंस, इन दोनों के माध्यम से दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। अब देखिए, दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण, इतना जो बात आप रसायन में बोलते हैं, इससे सीधी सी बात है कि किसी भी चीज़ को जब किसी सॉल्वेंट में घोलेंगे, किसी सॉल्यूट को जब किसी सॉल्वेंट में घोलेंगे, या तो वह पूरी तरह से घुल जाएगा या फिर वह नहीं घुलेगा, या फिर ऐसा होगा कुछ घुलेगा और कुछ नहीं घुलेगा। इस तरह का केस बनता है। तो यहाँ पर जो है दो तरह का केस, परिक्षेपण के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के पदार्थों का निर्माण होगा, और वह दोनों प्रकार के पदार्थ क्या क्या होगा? एक होगा विषमांग पदार्थ। क्या है? विषमांग पदार्थ, जिसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस सब्सटेंस। एक क्या होगा? हेटेरोजीनियस सब्सटेंस, अर्थात विषमांग पदार्थ। जैसे कि इसमें आ गया निलंबन और कोलाइड। निलंबन, कोलाइड, ये दोनों किसका उदाहरण होगा? विषमांग पदार्थ का। अब दूसरा है समांग पदार्थ, अर्थात होमोजेनियस सब्सटेंस, जैसे वास्तविक विलयन। अभी हम लोग इसको तोड़ कर बढ़िया से समझेंगे कि विषमांग पदार्थ क्या है और समांग पदार्थ क्या है। विषमांग पदार्थ जो हेटेरोजेनियस सब्सटेंस है, इसमें आता है निलंबन और कोलाइड। निलंबन और कोलाइड जो है दोनों विषमांग पदार्थ का, अर्थात हेटेरोजेनियस, है ना, हेटेरोजेनियस सब्सटेंस का उदाहरण है। अब सबसे पहला वर्ड विषमांग का अर्थ समझते हैं कि विषमांग क्या होता है ना। इसमें विषमांग में जो होता है, विषमांग में कण जो है सभी जगह पूरी तरह से, आप कह सकते हैं कि यह सभी जगह जो है कण समान रूप से फैल जाता है ना। लेकिन अब देखिए, यहाँ यह जो है विषमांग में कण समान रूप से सभी जगह नहीं फैलता है, और समांग में जो कण है वह सभी जगह समान रूप से फैल जाता है। सभी जगह कहने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को डालेंगे तो वह जब पूरी तरह से सभी जगह नहीं फैलेगा तो वह विषमांग मिश्रण होगा। लेकिन जिसमें अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें सॉल्यूट को डालते ही वह पूरी सॉल्वेंट में घुल जाएगी, वह होगा समांग मिश्रण। तो यहाँ पर हेटेरोजीनियस सब्सटेंस और होमोजीनियस सब्सटेंस दोनों को समझिएगा, विषमांग पदार्थ और समांग पदार्थ। तो विषमांग पदार्थ में ऐसा आया कि जिसमें कण समान रूप से नहीं फैले होते हैं, वह विषमांग पदार्थ कहलाता है, जैसे निलंबन और कोलाइड। अब निलंबन को समझिए, जब यह निलंबन हो या कोलाइड हो, ये दोनों ही उदाहरण है विषमांग पदार्थ का, अर्थात हेटेरोजीनियस सब्सटेंस का। तो हेटेरोजीनियस सब्सटेंस क्या कहता है कि जब किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट को डालिएगा तो वह पूरी तरह से पूरे सॉल्वेंट में नहीं मिलेगा, अर्थात क्या, उसको आप नंगी आंख से भी देख सकते हैं। उस विलयन में अगर इकाई मात्रा में कहीं से भी उसके विलयन को उठाएंगे तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा समान अनुपात में नहीं होगा, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। साथ ही मतलब कहने का यह है कि वो पूरी तरह से उस विलयन में घुलेगा नहीं, उस विलायक में पूरी तरह से घुलेगा नहीं। तो जब पूरी तरह से नहीं घुलेगा तो वह मिश्रण हो जाएगा विषमांग मिश्रण, और विषमांग में उदाहरण होगा या तो निलंबन का या फिर कोलाइड का, क्योंकि निलंबन हो या कोलाइड हो दोनों ही आता है विषमांग पदार्थ में, अर्थात हेटेरोजेनियस सब्सटेंस में। तो अब समझते हैं कि निलंबन क्या है। निलंबन है ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं और प्रकाश की किरणों को बिखेरते हैं। निलंबन में क्या होगा, जब आप किसी भी विलायक में किसी विलेय को मिला देंगे तो वह मिलाने के बाद जो है ये जो कण होंगे उस कण को आप आंखों से देख सकते हैं। आप जब किसी विलायक में किसी विलेय को मिलाएंगे तो विलेय के कणों को उस विलायक में अच्छी तरह से देख सकते हैं, अर्थात इसका मतलब है वह पूरी तरह से घुलेगा
नहीं। तो वह जो है ना, देख सकते हैं, और प्रकाश की किरणों को यह बिखेरता है। एग्जाम्पल के लिए चौक का पाउडर और पानी का मिश्रण है। निलंबन का उदाहरण क्या है? चौक का पाउडर, है ना, चौक जो यूज करते हैं उसका पाउडर, और जब उसमें पानी को घोलेंगे तो वह किसका उदाहरण बनेगा? निलंबन का उदाहरण बनेगा। कुछ देर के बाद वो घुलेगा और बैठ जाएगा, मतलब कि जो चौक पाउडर है वो वाटर में नीचे बैठ जाएगा, और वह जो है उदाहरण का होगा निलंबन का, क्योंकि निलंबन आता है विषमांग पदार्थ के अंतर्गत, अर्थात हेटेरोजीनियस सब्सटेंस के अंतर्गत। और हेटेरोजीनियस सब्सटेंस में क्या होता है कि किसी भी विलायक में किसी भी विलेय को मिलाएंगे तो वह पूरी तरह से घुलेगा नहीं, और वह जो है या तो नीचे बैठ जाएगा, और उस विषमांग मिश्रण के विलयन से कहीं भी इकाई मात्रा में हम उठाएंगे उस विलयन को, तो सभी जगह पर जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अनुपात होगा वह सेम नहीं होगा। तो अब ये हो गया निलंबन, है ना। चौक का पाउडर और पानी का मिश्रण ले लीजिए, या फिर कहीं पर अगर गंदा पानी है, मैला पानी है, तो मैला पानी भी यह उदाहरण है किसका? निलंबन का। मैला पानी भी निलंबन का उदाहरण है। और हवा में धूल का शामिल होना, जब आप झाड़ू वगैरह देते हैं तो हवा में जो धूल शामिल होता है, हवा में धूल का शामिल होना, यह भी किसका उदाहरण है? निलंबन का। ठीक है। और एक अब दूसरा जो है कोलाइड, है ना, विषमांग मिश्रण में ही दूसरा टाइप है कोलाइड का। ये तो निलंबन को भी हमने देखा। अब कोलाइड विलयन क्या होता है? कोलाइड विलयन में जो है कण बड़े होते हैं। कोलाइड विलयन का कण क्या होगा? निलंबन से बड़ा होगा, है ना। कोलाइड विलयन में कण बड़े होते हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर। इसकी मात्रा दी है 1 to 1000 नैनोमीटर। ये जो है इसका साइज है। इस साइज का जो है इसमें कण मौजूद होगा, किसमें? कोलाइड में। 1 से 1000 मीटर का होगा, और इतना 1 से 1000 नैनोमीटर, है ना, 1 से 1000 नैनोमीटर से बड़ा कण होगा, और यह जो है उदाहरण होगा कोलाइड का, और यह आ जाएगा किसमें? विषमांग पदार्थ में, अर्थात हेटेरोजीनियस सब्सटेंस में आएगा। चाहे निलंबन हो या कोलाइड हो, यह किस में आएगा? विषमांग पदार्थ में आएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात लगता होगा कि निलंबन और कोलाइड में अंतर क्या हुआ। तो निलंबन में जो है कणों का आकार बहुत छोटा था, लेकिन कोलाइड में घुलने वाले जो कण हैं, इनके जो साइज होते हैं, इनके जो आकार होते हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है ना। कण बड़े होते हैं कोलाइड विलयन के, और 1 से 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, और इसलिए ये किसका उदाहरण होता है? विषमांग पदार्थ में आता है, अर्थात हेटेरोजीनियस सब्सटेंस में आता है। तो यहाँ से आपको निलंबन और कोलाइड भी समझ में आ गया होगा कि निलंबन क्या है और कोलाइड क्या है। अगर पूछा जाए निलंबन में कणों का आकार और कोलाइड में सॉल्यूट के कणों का आकार, तो कोलाइड में बड़ा होता है, निलंबन में छोटा होता है ना। लेकिन दोनों ही जो है विषमांग पदार्थ है, अर्थात हेटेरोजीनियस सब्सटेंस है। चलिए ठीक है, विषमांग पदार्थ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है समांग पदार्थ, है ना। समांग पदार्थ अर्थात होमोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस सब्सटेंस जैसे वास्तविक विलयन। होमोजीनियस सब्सटेंस में क्या आता है? वास्तविक विलयन। पहले समांग पदार्थ को समझ जाइए, होमोजीनियस को। तो ये जो विषमांग पदार्थ है, इसका सीधा अपोजिट हो जाएगा समांग पदार्थ। और समांग पदार्थ में जो है आपको 3 चीज याद रखना होता है। यह जो है एक समान संघटन होता है। समांग पदार्थ का क्या होता है? एक समान संघटन, एक समान संघटन होता है। और जो दूसरा पॉइंट होगा इसका, वह है अदृश्य घटक होता है। क्या होता है? अदृश्य घटक, अदृश्य घटक। और तीसरा जो आपका इसमें होगा, किसमें? समांग पदार्थ में, वह तीसरा पदार्थ होगा एक समान गुण। क्या होता है? एक समान गुण। यह 3 चीज जो है आपका समांग पदार्थ में होगा। एक समान संगठन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है अनुपात एक जैसा होगा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को घोल देंगे तो सॉल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट में घुलेगा, और उस सॉल्यूशन के किसी भी थोड़ी सी मात्रा को हम कहीं से भी उठा लें तो उस पूरे सॉल्यूशन में जो है आपका उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अनुपात होगा वह एक जैसा होगा। अगर मान लीजिए यह कोई ग्लास है, और यह जो है इस ग्लास में चीनी और पानी या चीनी और नमक का घोल मौजूद है, और यह एक जो है समांग पदार्थ है, तो इसमें आप यहाँ से थोड़ा सा विलयन उठा लीजिए या फिर यहाँ से थोड़ा सा विलयन उठा लीजिए। यह ए पॉइंट और यह बी पॉइंट, दोनों जगह से उठाए गए विलयन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मात्रा का अनुपात होगा वह बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो यह जो है जब भी समांग पदार्थ हो या होमोजेनियस सब्सटेंस हो तो उसमें एक समान संगठन पाए जाते हैं, अर्थात उस विलयन को कहीं से भी लीजिएगा तो उसमें अनुपात जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक जैसा होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप पेंदी से लें या ऊपर से लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अदृश्य घटक का मतलब क्या हुआ कि अदृश्य घटक का मतलब हुआ कि सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट घुलेगा उसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप देखने का प्रयास भी करिएगा तो वह नहीं दिखेगा, और वह इसलिए वह किस में आ गया? अदृश्य
घटक वह आ गया समांग पदार्थ का दूसरा गुण। अदृश्य घटक, अगर आप चीनी में नमक को घोल देंगे तो आप नंगी आंखों से नमक नहीं दिखाई देगा या चीनी फिर पानी में दिखाई नहीं देगा। ये हो गया समांग मिश्रण का। और समांग मिश्रण का तीसरा पॉइंट है वह है एक समान गुण। एक समान का गुण का मतलब हुआ अगर इस ग्लास के पानी को सॉल्यूशन को यहाँ से उठाएं या यहाँ से उठाएं, इस सब में जो है समान गुण मौजूद होगा, एक ही तरह का प्रॉपर्टीज आपको सब में मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस सॉल्यूट को उस सॉल्वेंट में डाला गया वह सॉल्यूशन पूरी तरह से जो है समांग है, मतलब उसमें उसको नंगी आंखों से तो देख ही नहीं सकते हैं, साथ ही उसमें कहीं से भी उस विलयन का एक बूंद भी उठा लें, इकाई मात्रा को भी उठा लें, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अनुपात सेम होगा, उसका गुण सेम होगा, चाहे उसको कहीं से भी ले लें, चाहे सॉल्यूशन के ऊपर से या सॉल्यूशन के नीचे से कहीं से भी उठाएंगे तो उसमें जो है एक समान गुण पाया जाएगा। हर जगह गुण समान रहेगा, हर जगह की संरचना समान होगी, है ना, स्ट्रक्चर भी जो है उसके अंदर मौजूद जो सॉल्यूट का होगा वह समान होगा। तो यह सारा चीज जो है समांग पदार्थ का उदाहरण है, अर्थात होमोजेनियस सब्सटेंस का। और जब ऐसा सॉल्यूशन बनेगा तो वही कहलाएगा वास्तविक विलयन। वो क्या कहलाएगा? वास्तविक विलयन। चीनी और पानी का विलयन जो है एक वास्तविक विलयन है, या नमक और पानी का विलयन जो है वह एक वास्तविक विलयन है। तो समांग पदार्थ में आपने एक समान संगठन देख लिया, अदृश्य घटक भी समझ गया, और एक समान गुण होता है समांग पदार्थ के, यह भी हमने देख लिया। अब वास्तविक विलयन में क्या होता है? विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी बहुत कम, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अभी आपने कोलाइड का देखा जिसमें कि पूरा सॉल्यूट नहीं घुलता है, उसका आकार कितना था? 1 से 1000 नैनोमीटर से भी अधिक था। और यहाँ पर वास्तविक विलयन के कणों का आकार कितना है? इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी बहुत कम होता है। यहाँ 1 से 1000 से भी बड़ा है कोलाइड का, इसलिए चूंकि घुल नहीं रहा है, और यहाँ पर पूरी तरह सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है, इसलिए विलेय के कणों का आकार क्या है? 1 नैनोमीटर से भी बहुत कम है। किसमें? वास्तविक विलयन में। और क्या है? सबसे अधिक अस्थाई और पारदर्शी भी होता है। ये क्या होता है? वास्तविक विलयन जो होता है वह अस्थाई भी होता है और पारदर्शी भी होता है। और वास्तविक विलयन को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में पूरी तरह से घुल जाता है, इसलिए आप उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, वह इतना घुल जाता है और पानी के अणु के साथ इतना मैच कर जाएगा नमक का अणु कि वह जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। नंगी आंखों से देखने की तो बात ही अलग है। जबकि यहाँ कोलाइड के कणों को नंगी आंखों से देख सकते हैं, निलंबन के कणों को नंगी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि निलंबन हो या कोलाइड हो, ये किसका उदाहरण है? विषमांग पदार्थ का उदाहरण है, अर्थात हेट्रोजीनियस सब्सटेंस का उदाहरण है। जबकि वास्तविक विलयन के जो कण है उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यहां तक कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं, है ना। तो यह जो है आपका वास्तविक विलयन का उदाहरण हो गया, जो कि 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा कण होता है इसका। ठीक है, अब देखिए, निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन में परिक्षेपित कणों डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। स्वाभाविक बात है, भिन्न भिन्न होगा ही, क्योंकि निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है, कोलाइड में बड़ा होता है। निलंबन और कोलाइड विषमांग पदार्थ का उदाहरण है, और वास्तविक विलयन जो है ये समांग पदार्थ का अर्थात होमोजेनियस सब्सटेंस का उदाहरण है। तो इसमें अब इसके कण जो वास्तविक विलयन के कण है वह 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, और नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। जबकि निलंबन के कणों को देखा जा सकता है, कोलाइड के कणों को देखा जा सकता है। कोलाइड के कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर से भी अधिक होता है, तो फिर कोलाइड के कणों को देखा जा सकता है, निलंबन कणों को देखा जा सकता है। इसलिए निलंबन, कोलाइड और वास्तविक विलयन में परिक्षेपित कणों के आकार भिन्न भिन्न होते हैं। आकार क्या है? भिन्न भिन्न होते हैं। और आकार भिन्न भिन्न होने का कारण क्या है? कोलाइड और निलंबन के कण तो विलयन में घुलते नहीं है, जबकि जो वास्तविक विलयन है इसके कण पूरी तरह से घुल जाते हैं, इसलिए सबके कणों का आकार अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए, निलंबन का क्या अर्थ होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जहां ठोस कण किसी द्रव या गैस में घुलते नहीं है। स्वाभाविक बात है, घुलते नहीं है, बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं। पूरे माध्यम में क्या रहते हैं? निलंबित रहते हैं। अब निलंबित रहने का अर्थ क्या होता है, या निलंबित होना किसको बोलते हैं, है ना। जो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं भी अगर कोई भी विलयन ऐसा है, या कोलाइड का कोई भी ऐसा कण है जिसमें कि मान लीजिए आप पूरा सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाल दिए और उसको पूरा घोल दिए, लेकिन जब आप उसको नंगी आंखों से देखेंगे तो वह कण दिखाई देगा। और यहाँ जो निलंबित होने का मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए कि
बोलचाल की भाषा में निलंबित किया जाता है किसी को किसी की पोस्ट से, तो उसमें क्या होता है, उस पोस्ट से कुछ दिन के लिए उसको हटा दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज़ से, जैसे मान लीजिए हम जॉब के संदर्भ में ही बात करते हैं कि निलंबित कर दिया गया, इसका मतलब है कि वह कुछ दिन तक उस जॉब से हट गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका वो जॉब छीन ली, सरकार ने वह जॉब छीन लिया, ऐसा नहीं है। तो उसी तरह का जो है रसायन में उसी शब्द से बना है निलंबित, निलंबन से ही निलंबित बना है। तो निलंबन क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जहां ठोस कण किसी द्रव या गैस में घुले नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं। उसमें डाला गया है लेकिन वह जो है कहीं ना कहीं एक जगह बैठा हुआ है, या वह कण उसमें मौजूद है उस विलयन में, लेकिन वह पूरी तरह से घुला नहीं है। ठीक है। और निलंबन का जो अर्थ है कि अगर आप साधारण जीवन में बात करें तो किसी व्यक्ति या वस्तु को अस्थायी रूप से कार्य करने का उपयोग करने से रोकना। अस्थायी रूप से कार्य करने से रोकने का मतलब है कि उसको साफ नहीं रोका गया, लेकिन अभी कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया, मतलब कुछ समय से उसको रोक दिया गया है, लेकिन यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, उसकी सेवा जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी वो सेवा दे सकते हैं। तो यह जो है आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले शब्द हैं, निलंबित होना, तो उसके संदर्भ में भी हमने थोड़ी सी बात की। तो चलिए आज यहीं वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।